हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू सीरीज ला रहा हूं और वो भी सभी कमीशंस पर लगातार चल रही है। तो ये सेकंड वीडियो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर, जो कि इसमें पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कवर किए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप पहले उस वीडियो को भी देखें, क्योंकि उसमें भी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे कवर किए हैं मैंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर आधारित। और ये सेकंड वीडियो है जिसमें कि अगले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो इस वीडियो को भी आप आखिरी तक जरूर देखें और सारे क्वेश्चंस आपके इसमें कवर होने वाले हैं, जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर आधारित पूछे जा सकते हैं एमपीपीएससी या फिर अदर स्टेट की पीएससीज में, क्योंकि सभी के लिए ये कमीशंस के जितनी भी मध्य प्रदेश में कमीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, सभी में इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी स्टेट की सिविल सर्विसेज होती हैं या फिर यूपीएससी होती है, उसमें आयोग से आधारित क्वेश्चंस अवश्य बनते हैं। तो वो सारे विद्यार्थी लगातार मेरी इस कमीशंस वाली सीरीज पर जुड़ जाएं और उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ऑल का रेडियो बटन आपको क्लिक करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारी वीडियोस लगातार मिलेंगे। और एक भी वीडियोस कमीशन पर आधारित और अन्य वीडियोस जो कि मैं लगातार बना रहा हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश जीके हो या फिर एमपीपीएससी 2020 की एमसीक्यू सीरीज, सारे क्वेश्चंस के वीडियोस आपको लगातार मिलेंगे। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य सारे परीक्षार्थी जो कि मेरी सीरीज से मिस कर रहे हैं वो भी लगातार जुड़ें और मेरी सीरीज से वो सारे पार्ट, वो सारे क्वेश्चंस कवर कर पाएं। तो चलिए शुरू करता हूं ये सेकंड पार्ट बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर आधारित, जिसमें कि अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। लीजिए, आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। एनसीपीसीआर, जो कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो आयोग है उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, कि सदस्य बनने के लिए इनमें से किन क्षेत्रों का अनुभव अनिवार्य माना गया है। ऑप्शन आपके सामने है: शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, कल्याण, बाल विकास, या फिर बा किशोर न्यायालय, या फिर बाल श्रम, या बच्चों में तनाव का उन्मूलन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है दा, यानी कि ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प, तीनों जो ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि जो एनसीपीसीआर का सदस्य बनेगा उन सभी सदस्यों को इन सभी क्षेत्रों में अनुभव होने की आवश्यकता होगी, तभी वो एनसीपीसीआर का बाल संरक्षण, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसका सदस्य बनने का की योग्यता रख पाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया सेकंड, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के बारे में कौन सा कथन सही है? 5 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करते हैं, या फिर 70 वर्ष की आयु तक के लिए पद पर बने रह सकते हैं, तीसरा पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, या फिर कम से कम 3 सदस्य महिलाएं होती हैं। तो इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सा, यानी कि एनसीपीसीआर के जितने भी जो अध्यक्ष होते हैं और जो भी सदस्य होते हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें जो महिला सदस्य होती हैं वो 3 नहीं, वो 2 होती हैं, ठीक है ना? और इसमें आयु का जो निर्धारण है वो कितना है? देखिए, वो है 60 वर्ष या फिर 3 वर्ष। 5 वर्ष नहीं होता है, 3 वर्ष की आयु तक के होते हैं, या फिर इनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो जाए, ठीक है ना? ये उसका सही आंसर है, ठीक है? तो इसमें सही उत्तर इस क्वेश्चन का वो ये वाला है, ठीक है? दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें से? 2005 में एक अधिनियम अस्तित्व में आया, यह एक नंक दंत विहीन संस्था है, या फिर बालक के अधिकारों पर निर्णय ले सकता है, या फिर इसके दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन शामिल होता है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो कि गलत दिया हुआ है इसमें? तो इसका जैसे कि ये सा आंसर है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये कथन इसका बिल्कुल गलत है, यानी कि इसमें बाल अधिकारों का निर्णय ले सकता है ये नहीं है। इसका निर्णय राज्य सरकार या फिर जो केंद्र सरकार है उसके अधीन होता है। तो इसका प्रस्ताव जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास में ये भेजता है निर्णय लेने के लिए। निर्णय लेने का अधिकार
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इस आयोग के पास में नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया चौथा, आयोग एनसीपीसीआर को इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास में कौन सी शक्ति इसमें से नहीं है, ये अपने को बताना है। किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना, दोषी पाए जाने पर दंडित करना, कोर्ट ऑफ ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी को मांग करना, या फिर पीड़ित या उसके परिवार को अंतरिम राहत के लिए अनुशंसा करना। तो इसमें से कौन सी शक्ति नहीं है आयोग के पास में, तो वो है दोषी पाए जाने पर दंडित करना। ये शक्ति आयोग के पास में नहीं है, तो इसका ये सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आ गया पांचवा, एनसीपीसीआर द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सलाह की प्रकृति किस प्रकार की होती है? अनुशंसात्मक, अबाध्यकारी, बाध्यकारी, या फिर दा और बा दोनों। तो इसका जो सही विकल्प है वो दा वाला, यानी कि ऊपर दी गई दोनों ही जो सलाह होती हैं ये केंद्र सरकार को एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो होता है वो दे सकता है, यानी कि ऊपर के दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आ गया छठवा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक कार्य नहीं है, इसमें से कौन सा कार्य है जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास में नहीं होता है? बालक अधिकारों के संदर्भ में जागरूकता फैलाना, बच्चों का स्वास्थ्य सुधार एवं संरक्षण के लिए, शैक्षणिक अधिकार दिलाना, या फिर वैश्विक और राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करना। तो इसमें से कौन सा कार्य है जो कि आयोग के पास में नहीं होता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सा, शैक्षणिक अधिकार दिलाना। ये आयोग के पास में इसका अधिकार या फिर ये कार्य उनके पास में नहीं होता है। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट। आइए जानते हैं ये कौन कौन से टेस्ट हैं और आप इनको देकर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में। जो भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी लाया है चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी पूरी नहीं कराएगा, उसके साथ साथ मौका देगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का। बस आपको टॉप 3 में आना है और किसी भी एग्जाम को पास करना है। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी है। आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें, पाए मौका अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जीतने का। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन की जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। यह सारे बैचेस जल्द ही शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां पर भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अचीवर बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही ज्वाइन करें। इस कोर्स का कोड मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए। आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है लक्ष्य एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी
एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। ये बैच 19 फरवरी से शुरू हो चुका है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें, देरी किस बात की है, और अपना लक्ष्य हासिल करें। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जल्द ही इस ऑफर का फायदा उठाइए, आखिरी कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। 1 मार्च से ये डिस्काउंट 10% से घटकर 5% हो जाएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा रेफरल कोड है कैपिटल लेटर में जो आपको लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने 7th, एनसीपीसीआर का अध्यक्ष इनमें से किस एक आयोग का पदेन सदस्य होता है? ठीक है ना, मतलब इसमें से कौन सा आयोग है जिसका कि अध्यक्ष पदेन सदस्य होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, या फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो किस आयोग का अध्यक्ष एनसीपीसीआर का पदेन सदस्य कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है द राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो एनसीपीसीआर का पदेन सदस्य कहलाता है, यानी कि इसका सदस्य होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे भी मैं अब स्पेशल क्लास लेने जा रहा हूं। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, स्टडी कॉन्सेप्ट को लगातार देख रहे हैं, और वो सारा जीके पार्ट जो कि मध्य प्रदेश जीके हो चाहे एमपीपीएससी का पार्ट हो, सभी अब मैं अनअकैडमी पर भी स्पेशल क्लास के माध्यम से लाइव क्लास लेने जा रहा हूं। तो जो भी विद्यार्थी लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अनअकैडमी पर भी अब आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और उस पर लाइव क्लास चलेगी, स्पेशल क्लास होगी, जिसमें कि मध्य प्रदेश का जीके पार्ट और एमपीपीएससी की वो सारा कंटेंट मैं इसमें कवर करने जा रहा हूं, और आगामी दिनों में ये क्लास चालू हो जाएगी। तो उसका लिंक आपको आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से आप क्लिक करके वो स्पेशल क्लास जो कि अनअकैडमी पे मैं लेने वाला हूं उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो क्लास पूरी लाइव होगी, जिसमें कि हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे आप सभी विद्यार्थियों के साथ में। तो जो भी आपके मन में डाउट्स हों, डायरेक्टली आप उस लाइव क्लास से इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द मैं स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर शुरू करने वाला हूं, और उसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, लीजिए अगला प्रश्न आ गया 8वां, मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार करें। पहला तथ्य, अध्यक्ष 3 वर्ष और 65 वर्ष तक की आयु पर पद पर रहेगा। सदस्य 3 वर्ष और 60 वर्ष तक की आयु पर पद पर रहेंगे। सदस्य में कम से कम 2 सदस्य महिलाएं होंगी, या फिर अध्यक्ष और अन्य सदस्य की पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो इसमें से सही जो तथ्य हैं वो चुनना है अपने को। 1, 3, 4, 1, 2, या फिर 1, 4, 3, 2, या फिर 2 और यस इसमें दिया हुआ है चारों। ठीक है ना, इसको गलत लिखा हुआ है, चारों की चारों सही हैं। तो इसमें से जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसमें से जो सही विकल्प है, ये गलत इसमें प्रिंट हो गया है, तो इसको अपन को इरेज करना पड़ेगा, इसको हटा दीजिए। तो इसमें से जो सा विकल्प है ये बिल्कुल सही है। अगर इसको अपन हटा देते हैं, 1, 2 और 3, देखिए इसमें भी गड़बड़ी है। ठीक है ना, यहाँ पर सेकंड आना चाहिए। तो वैसे इसके 3 विकल्प बिल्कुल सही हैं, इसको अपन यहीं से करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये तो इसमें ऑप्शंस पूरे के पूरे गलत दिए हुए हैं। ठीक है ना, इसको अपन गलत माने, ये पूरा गलत है। और इसमें जो ऑप्शंस है देखिए, अध्यक्ष 3 वर्ष और 65 वर्ष तक की आयु पर पद पर रहता है, किसमें? मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग में। तो ये इसका बिल्कुल सही है। और दूसरा, अन्य सदस्य 3 वर्षों के लिए या फिर 60 वर्ष तक की आयु तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है। और इसमें कम से कम 2 महिला सदस्य होती हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। बाकी अध्यक्ष और सदस्य की पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ये गलत है। अध्यक्ष और सदस्य इसमें पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ठीक है ना,
इसमें नहीं होना चाहिए, होते हैं, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। इसको आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 9वां। मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए इनमें से किस योग्यता का अनिवार्य माना गया है? कौन सी योग्यता है जो कि अनिवार्य है इसमें? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, या फिर रहा हो वो, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का या फिर रहा हो, ठीक है ना। न्यायालय हो, मतलब न्यायाधीश हो, या फिर न्याय में रहा हो, या फिर बाल कल्याण संवर्धन के लिए उसने कार्य किया है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उचित समझे उसको वो अध्यक्ष बना सकता है। तो इसमें से कौन सी चीज अनिवार्य है इसमें? तो इसमें से अनिवार्य है बाल कल्याण संबंधित जो संवर्धन का कार्य है वो उसने किया होगा, यानी कि ये इसका उत्तर सही है। ये होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है अगर वो मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग का अध्यक्ष पद के लिए योग्यता रखता है तो, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ गया 10वां। मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के कृत्यों में इनमें से कौन सा जो कृत्य है वो शामिल नहीं है? आ, आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा कार्य, HIV, देह व्यापार आदि द्वारा प्रभावित बच्चों के अधिकारों का वंचन करने वाले अधिकारों की जांच करना, कारकों की जांच करना, ठीक है ना, समझौतों, अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों, मौजूदा नीतियों के कार्यक्रम पर समय समय पर समीक्षा करना, या फिर बाल अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का संचालन करना, या बाल अधिकारों के उल्लंघन के सही पाए जाने पर आपराधिक न्याय की शक्ति। तो इसका जो सही विकल्प है कौन सा है? देखिए इसमें शामिल कौन सा है? देखिए इनके पास में वो शक्ति नहीं है कि वो न्याय कर पाए, ठीक है ना। ये मैं आपको पिछले प्रश्न में भी बता चुका हूं कि इनके पास में किसी भी आपराधिक क्षेत्र में न्याय करने की शक्ति नहीं है बाल संरक्षण अधिकार आयोग के पास में, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग हो। तो ये इसका सही विकल्प होगा, ये शक्ति इनके पास में शामिल नहीं है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी स्थिति शक्तियां में किस अन्य आयोग के समान होती हैं? राज्य महिला आयोग के समान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समान, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान, या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समान। तो इसकी जो शक्तियां होती हैं वो राज्य महिला आयोग के समान होती हैं, जैसे उनके पास में शक्तियां होती हैं वही शक्तियां बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास में भी होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया 13वां। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 नवंबर, 14 सितंबर, 1 जनवरी, या फिर 4 अक्टूबर। तो इसका सही विकल्प है 20 नवंबर। देखिए जितने भी दिवस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, बिल्कुल जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दिवस आप सबसे पहले याद कर लीजिएगा जितने भी दिवस हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न 14वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है जिसमें कि मैंने पूछा है, और ये क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की जो प्राप्त शक्तियां इनमें से कौन सी एक मध्य प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग के पास में नहीं है? देखिए सिविल न्यायालय की शक्ति, दस्तावेज की खोज करना, पीड़ितों को अंतरिम राहत देने के लिए रुपयों की व्यवस्था करना, या फिर शपथ पत्रों के साक्ष्य प्राप्त करना। तो इसमें से कौन सी शक्ति है जो कि मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण अधिकार आयोग के पास में नहीं है? तो वो है पीड़ितों को अंतिम राहत देने के लिए रुपयों की व्यवस्था करना। ये जो शक्ति है ये शक्ति आयोग के पास में नहीं होती है, ठीक है। तो ये थे 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के ऊपर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक भी करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि वो सारे परीक्षार्थी जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट की सिविल सर्विसेज हो या फिर यूपीएससी, उन सभी में ये कमीशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। तो लगातार मैं इसकी सीरीज लेके आ रहा हूँ, इस पर आधारित क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ और सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से ही क्वेश्चंस बनेंगे, यही आधार रहेगा। तो आप लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहिए, उसके लिए आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ऑल का रेडियो बटन क्लिक करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन
क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो फिर आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए लगातार ट्यून कीजिए मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल, और वो सारे वीडियो चाहे वो मध्य प्रदेश जीके पर आधारित हो, एमपीपीएससी हो, या फिर कांस्टेबल पर आधारित जो प्रैक्टिस पेपर मैंने बनाए हुए हैं वो भी आप देख लीजिए, और कंप्यूटर पर आधारित जो एमसीक्यूज बनाई हुई हैं कंप्यूटर जीके पर वो भी बना रहा हूं। तो लगातार आप टॉपिक वाइज जितने भी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं ट्यून करके, जिससे कि आपका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकता है। तो जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो फिर लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार दोस्तों।